सुप्रभात बच्चों, प्यारे बच्चों। हमने कक्षा 12 विषय भूगोल में आरबीएससी पाठ्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन कक्षाओं का प्रारंभ किया है और मुझे बड़ी खुशी है कि आप जियोग्राफी की ऑनलाइन कक्षाओं में पूर्ण रुचि के साथ अध्ययन में भाग ले रहे हैं, क्योंकि जिस संख्या में मुझे आपके व्यूज़ और लाइक्स प्राप्त हो रहे हैं तो आप निश्चित रूप से पूर्ण रुचि के साथ आप अध्ययन कर रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो आपको यहाँ पर रोज़ाना पढ़ाया जाता है उसको आप कॉपी में भी नोट कर रहे हैं और उसकी रिवीजन भी आप साथ के साथ कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम हमारे अध्याय 2 विश्व की प्रमुख जनजातियां इस लेसन के पार्ट 3 के अंतर्गत तीसरी जनजाति को यानी भील जनजाति का अध्ययन हम आज करेंगे। इससे पहले हमने एस्किमो जनजाति और बुशमैन जनजाति को कंप्लीट कर लिया है, तो तीसरी जनजाति भील जनजाति के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो भील जनजाति के बारे में आप ध्यान से देखिए। अगर हम भील जनजाति को देखें तो राजस्थान के अंदर जनसंख्या की दृष्टि से भील जनजाति का दूसरा स्थान है। यानी राजस्थान में आदिम जनजाति की संख्या की दृष्टि से देखें तो पहला स्थान है मीणा जनजाति का। ठीक है, पहला स्थान मीणा जनजाति का है और दूसरा स्थान भील जनजाति का है। ठीक है, उसके बाद अगर हम भारत के अंदर देखें तो भारत में संथाल जनजाति और गोंड जनजाति, संथाल और गोंड जनजाति के बाद जनसंख्या की दृष्टि से भील जनजाति का तीसरा स्थान है। ये भारत के अंदर बात करें, संथाल और गोंड के बाद भील जनजाति का तीसरा स्थान है। ठीक है, अगर हम भील शब्द की उत्पत्ति को देखें तो भील शब्द की उत्पत्ति जो है वो द्रविड़ियन भाषा के बीलू शब्द से हुई। ठीक है, द्रविड़ भाषा में बीलू शब्द का अर्थ होता है तीरंदाज। ठीक है, तो ये जनजाति जो है तीरंदाजी में निपुण होती है, तो इसलिए इन्हें जो है भील कहते हैं। ठीक है, अगर हम भील जनजाति के बारे में कर्नल जेम्स टोड के मत को देखें तो कर्नल टोड इनके बारे में ये कहते हैं कि भील जनजाति जो है वो मूलतः राजस्थान की ही है। यानी ये तत्कालीन मेवाड़ राज्य की अरावली पर्वत श्रेणियों में रहने वाले लोग हैं जिन्होंने महाराणा प्रताप की अकबर के विरुद्ध युद्ध में मदद की थी। ये कर्नल जेम्स टोड जो है वो भील जनजाति को मूलतः राजस्थान का ही मानते हैं। ठीक है, और इनके अनुसार ये अरावली पर्वत श्रेणियों में रहने वाले प्राचीन लोग हैं जिन्होंने अकबर के विरुद्ध महाराणा प्रताप की युद्ध में सहायता की थी। ठीक है, अगर उसके बाद हम भील जनजाति के बारे में देखें तो यहाँ पर एक बार प्रश्न भी आया है कि राजस्थान के किन क्षेत्रों में भील जनजाति जो है ऐतिहासिक दृष्टि से शासन कर चुकी है। तो यहाँ अगर हम देखें तो ऐतिहासिक दृष्टि से भील जनजाति ने राजस्थान के प्रमुख 4 क्षेत्रों में शासन किया है। जैसे नंबर 1 डगारिया यानी उदयपुर के अंदर, फिर उसके बाद बांसिया यानी बांसवाड़ा, और कोटिया यानी कोटा में, और देयाबी यानी उदयपुर में। तो राजस्थान के इन 4 क्षेत्रों में ऐतिहासिक दृष्टि से भील जनजाति ने शासन किया है। उसके बाद अगर हम देखें तो राजस्थान के अंदर जो भील जनजाति है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में भील रहते हैं उन्हें बोलते हैं पालवी भील। ठीक है, और जो मैदानी भागों में जो भील जनजाति रहती है या निवास करती है उन्हें बोलते हैं बागड़ी भील। तो कई बार ये पूछा जा सकता है कि पालवी
भील और बागड़ी भील कौन है? तो पालवी भील वो है जो ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं, और बागड़ी भील वो है जो मैदानी भागों में निवास करते हैं। ठीक है। उसके बाद इनके बारे में एक और मुख्य लाइन लिखी है अबुल फजल ने। अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में भील जनजाति के लिए क्या लिखा है कि भील जनजाति परिश्रमी होती है, ठीक है, और ये ईमानदार लोग होते हैं, ठीक है, और ये विधि पालक होते हैं। यानी भील जनजाति के लोग नियमों का पालन करने वाले होते हैं। तो ऐसा लिखा है किसने? अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी के अंदर। ठीक है। इसके अलावा भील जनजाति को के बारे में ये भी कहा जाता है कि भील जनजाति जो है विश्वसनीय सिपाही होते हैं और चौकीदार होते हैं। यानी सिपाही और चौकीदार के रूप में ये विश्वसनीय व्यक्ति माने जाते हैं। उसके बाद हम भील जनजाति का जो है मुख्य बिंदु वाइज हम अध्ययन करेंगे। इनकी शारीरिक विशेषताएं क्या हैं, ठीक है, इनके निवास क्षेत्र कौन कौन से हैं, भारत के किन क्षेत्रों में ये निवास करती है, इसके अलावा इनकी आर्थिक क्रियाकलाप क्या हैं, और इनकी सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताएं क्या हैं, और इन्होंने जो है बाहरी जो संस्कृति से इनका संपर्क कैसा है। तो आगे हम इनका बिंदु वाइज भील जनजाति का अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले भील जनजाति की शारीरिक विशेषताओं की बात करते हैं। तो भील जनजाति का कद नाटा होता है, यानी ये ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं, छोटे कद के होते हैं। इनकी त्वचा का रंग गहरा काला होता है, ठीक है, तो त्वचा इनकी काली होती है। नाक इनकी चौड़ी होती है, और भील जनजाति की शारीरिक विशेषताओं में इनका जो जबड़ा है वो कुछ बाहर निकला हुआ होता है, ठीक है, और इनका शरीर सुगठित व सुडौल होता है। क्योंकि ये पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करते हैं, तो इनका शरीर जो है उसका गठन जो है वो गठीला होता है, तो सुगठित इनका शरीर होता है और सुडौल होता है। तो ये भील जनजाति की प्रमुख शारीरिक विशेषताएं हैं। फिर भील जनजाति के निवास क्षेत्र की बात करें तो इसके लिए देखो हमने यहाँ भारत का मानचित्र बनाया है। भारत के मानचित्र में ये जो छायांकित भाग है ये भील जनजाति का निवास क्षेत्र है। इसको हम देखेंगे अभी। अगर हम भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो भारत में भील जनजाति अरावली पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत, इन पर्वतों के क्षेत्रों में निवास करती है और वन क्षेत्रों में निवास करती है। यानी भील जनजाति भारत में भौगोलिक दृष्टिकोण से दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों और वन क्षेत्रों में निवास करती है। अगर अपने राजनीतिक दृष्टि से देखें तो भील जनजाति जो है वो भारत के 4 राज्यों में पाई जाती है, ठीक है। अब वो 4 राज्य कौन कौन से हैं देखो आप। इसमें इस भाग में राजस्थान भी शामिल है, गुजरात भी शामिल है, मध्य प्रदेश का भाग भी शामिल है और महाराष्ट्र भी शामिल है। तो राजनीतिक दृष्टि से भील जनजाति भारत के 4 राज्यों में निवास करती है। नंबर 1 पर अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों में। उसके बाद मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में धार, झाबुआ और रतलाम जिलों में। फिर उसके बाद गुजरात राज्य में भील जनजाति 2 जिलों में निवास करती है, पंचमहल और बड़ोदरा। और उसके बाद महाराष्ट्र राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र राज्य में भील जनजाति 6 जिलों में पाई जाती है, औरंगाबाद, अहमदनगर, जलगांव, नासिक, धुले, ठीक है। तो ये राजनीतिक दृष्टि से भील जनजाति का जो निवास क्षेत्र है वो भारत में 4 राज्यों के अंदर है, ठीक है। अगर हम भील जनजाति के निवास क्षेत्र की जलवायु की बात करें तो इनके निवास क्षेत्र की जलवायु जो है वो मानसूनी जलवायु है। जून के महीने में यहाँ अधिकतम तापमान होते हैं और 15 जून से 15 सितंबर का जो समय है या मानसूनी वर्षा का समय है।
तो इनके निवास क्षेत्र में मुख्यतः अरब सागरीय मानसून से जो है मध्य जून से मध्य सितंबर तक बारिश होती है। ठीक है, इनके निवास क्षेत्र में सघन वन पाए जाते हैं, यानी लगभग 33% भाग पर इनके निवास क्षेत्र में वन है। लेकिन अब निरंतर वनों की कटाई होते रहने से इनके सामने कई समस्याएं पैदा हो रही हैं। जैसे जिन पहाड़ी क्षेत्रों में ये निवास कर रहे हैं वहां पर अनियंत्रित पशु चारण व वनों की कटाई से अनाच्छादित पहाड़ियां, मृदा अपरदन की समस्या और लगातार वनों की कटाई जो है वो बढ़ती हुई समस्याएं हैं भील जनजाति की जनसंख्या के सामने। ठीक है, और तो प्यारे बच्चों, उसके बाद भील जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप। अगर हम आर्थिक क्रियाकलापों की बात करें तो भील जनजाति की जो आजीविका के मुख्य आधार है वो क्या है? खाद्य संग्रहण यानी कंदमूल इकट्ठे करना, आखेट करना यानी शिकार करना, कृषि करना और पशुपालन। तो ये इसकी भील जनजाति की आजीविका के मुख्य आधार है। ठीक है, अगर हम इसमें सबसे पहले शिकार करना की बात करें यानी आखेट की बात करें तो भील जनजाति जो है अपने मुख्य अस्त्र तीर कमान से, तो ये तीरंदाजी में निपुण होती है, जैसे आपने पहले पढ़ा, तो ये तीर कमान से जंगली पशुओं का शिकार करती है। इसके अलावा तालाबों से मछली पकड़ने का काम भी भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। और ये आखेट के साथ साथ जो है ये कृषि भी करते हैं, जिसमें मुख्यतः अपने भरण पोषण के लिए खाद्यान्न उगाते हैं। अब ये प्रश्न आया कई बार कि चिमाता और दजिया ये क्या है? ये कई बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है। तो भील जनजाति के द्वारा जो पहाड़ी क्षेत्रों में झूमिंग कृषि का एक प्रकार है चिमाता, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में जो झूमिंग कृषि की जाती है उसे क्या कहते हैं? चिमाता कहते हैं। और भीलों द्वारा जो मैदानी भागों में कृषि की जाती है उसे दजिया कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम इनके भोजन की बात करें तो भील जनजाति का जो सबसे मुख्य खाद्यान्न जो है, जो इनको सबसे प्रिय है, वो क्या है? मक्का। तो मक्का इनका मुख्य भोजन है। ठीक है, और विभिन्न प्रकार के जब इनके समाज में उत्सव या त्योहारों का आयोजन होता है तो ये चोखा और लापसी का प्रयोग भी करते हैं। चोखा और लापसी क्या है? ये चावल का प्रयोग करके ये बनाते हैं। विशेष उत्सवों पर चोखा और लापसी को भी बनाते हैं ये। ठीक है, व्यंजन के रूप में। फिर इसके अलावा ये आटे को उबालकर राबड़ी का प्रयोग भी करते हैं, तो ये भी इनका प्रिय व्यंजन है, राबड़ी। इसके अलावा ये महुआ से बनी हुई शराब का सेवन भी करते हैं। तो महुआ वृक्ष से एक फल प्राप्त होता है, उस फल से ये शराब बनाते हैं और भील जनजाति जो इसका महुआ से बनी हुई शराब का सेवन भी करती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इनके वस्त्रों की बात करें, ये कौन से वस्त्र पहनते हैं, तो जो भील जनजाति में जो पुरुष वर्ग है, पुरुष जो है अपने परंपरागत इनका जो वस्त्र है वो क्या है? कमीज, धोती और साफा। भील जनजाति में पुरुष लोग कमीज, धोती और साफा पहनते हैं, लेकिन अब जैसे जैसे इनका शहरी समाज से संपर्क बढ़ा है तो अब ये पैंट शर्ट का प्रयोग भी करने लगे। उसके बाद स्त्रियों की बात करें, स्त्रियां जो है यानी जो महिलाएं हैं उनका जो पहनावा है उसमें घाघरा, कांचली और लुंगड़ी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जो युवा लड़के हैं या लड़कियां हैं उनमें जो लड़के जो है वो लंगोट पहनते हैं। ठीक है, और जो लड़कियां हैं वो घाघरी और ओढ़नी का प्रयोग करती हैं। ठीक है, इसके अलावा भील जनजाति के जो पुरुष लोग हैं वो जस्ता और निकिल धातुओं के बने आभूषणों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और भील स्त्रियां जो है वो लाख और कांच से बनी हुई चूड़ियों का प्रयोग करती है। ठीक है, तो ये भील जनजाति के प्रमुख वस्त्र हैं या इनके आभूषण हो गए। फिर उसके बाद बात करते हैं भील जनजाति जो है मुख्य रूप से कौन कौन से औजारों का और बर्तनों का प्रयोग करती है। अगर औजारों का प्रयोग देखें तो
धनुष बाण का प्रयोग करती है, ये तलवार का प्रयोग करती है और खंजर का प्रयोग करती है। यानी धनुष बाण, तलवार और खंजर जो है ये भील जनजाति के प्रमुख औजार हैं। ठीक है। भील जनजाति के द्वारा दो प्रकार के बाणों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो वो कौन कौन से? एक तो है हरियो बाण, एक हरियो है और दूसरे का नाम है रोबदो। तो कई बार ये पूछा जाता है कि हरियो और रोबदो क्या है। तो हरियो और रोबदो जो है भील जनजाति के द्वारा प्रयोग में लिए जाने वाले बाण के दो प्रकार हैं। ठीक है। इसके बाद इनके औजार और बर्तनों में ही आगे चलते हैं कि भील जनजाति जो है ना, विभिन्न प्रकार के पक्षियों का जब ये शिकार करती है, यानी विभिन्न प्रकार के पक्षियों को पकड़ने के लिए एक ये विशेष प्रकार का फंदा काम में लेती है। ठीक है। इस फंदे को क्या बोलते हैं? फटकिया। तो फटकिया क्या है? भील जनजाति द्वारा प्रयोग में लिया जाने वाला वो फंदा है जिससे ये पक्षियों का शिकार करते हैं। ठीक है। और जो संपन्न भील है, जो संपन्न भील है वो परंपरागत औजारों के स्थान पर अब बंदूकों का प्रयोग भी करने लगे हैं शिकार में। ठीक है। इनके औजार और बर्तनों में ये विशेषता हमें लगभग प्रत्येक भील के परिवार में मिलती है। यानी भील जनजाति के प्रत्येक परिवार में हमें मिट्टी से बने हुए बर्तन मिलते हैं। मक्का जो इनका मुख्य भोजन है, तो मक्का पीसने की चक्की भी हमें प्रत्येक परिवार में मिलती है। और प्रत्येक परिवार के अंदर बांस से बना हुआ एक पालना यानी एक झूला भी लगभग अवश्य रूप से मिल जाता है। ठीक है। उसके बाद हम भील जनजाति के निवास गृह की बात करें, यानी ये कौन से मकान बनाकर रहते हैं। तो भील जनजाति जो है ये गाँव में झोपड़ियों के समूह में निवास करती है। ठीक है। तो भील जनजाति के परिवार द्वारा जो अपने निवास के लिए झोपड़ी बनाई जाती है उसे बोलते हैं कू बोलते हैं। ठीक है। तो एक दो बार ये भी प्रश्न आया कि कू क्या है। तो भीलों की झोपड़ी को कू कहते हैं। ठीक है। ये जो कू है यानी भीलों द्वारा ये जो झोपड़ी बनाई जाती है, इसकी दीवारें मिट्टी पत्थर की या बांस से बनाई जाती हैं और इसकी जो छत है वो खपरेल की बनी होती है। ठीक है। और ये जो झोपड़ी है, झोपड़ी की जो फ्रंट की दीवार है यानी जो सामने की दीवार है उसको सजाया जाता है। कैसे? गोबर और लाल गेरू से उसे लीप पोत कर जो है सामने की दीवार को सजाया जाता है। ठीक है। और भील जनजाति के जो छोटे गांव हैं, जो छोटे गांव हैं उन्हें क्या बोलते हैं? फलां। और इनके जो बड़े गांव हैं उन्हें क्या बोलते हैं? पाल। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फलां और पाल क्या है। भीलों के छोटे गांव को फलां कहते हैं और इनके बड़े गांव को पाल कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं भील जनजाति की सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताएं क्या है। यानी इनका समाज और संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं में देखें तो जो भील जनजाति है, भील जनजाति में कई पितृवंशीय गोत्र होते हैं यानी कुल होते हैं। तो इनके जो पितृवंशीय गोत्र हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अटक बोलते हैं। ठीक है। प्रत्येक जो इनका कुल होता है या गोत्र होता है उसका एक गण चिन्ह होता है। वो गण चिन्ह जो है एक बड़ा वृक्ष भी हो सकता है, एक पौधा भी हो सकता है या एक पशु हो सकता है। तो प्रत्येक कुल के जो भील हैं विभिन्न प्रकार की कठिनाई या समस्या की स्थिति में जो है अपने अपने गण चिन्हों का आह्वान करते हैं। ठीक है। और इनके जो वैवाहिक संबंध हैं इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इनमें वैवाहिक संबंध जो है स्वयं के गोत्र से अन्य गोत्र में होते हैं। यानी एक ही गोत्र के अंदर जो है इनमें वैवाहिक संबंध नहीं होते हैं। ठीक है। भील जनजाति में अगर विवाह के प्रकारों की बात करें तो इनके समाज में कई प्रकार के विवाहों का प्रचलन है। जैसे मोर बांदिया विवाह, अपहरण विवाह, देवर विवाह, विनिमय विवाह, सेवा विवाह और क्रय विवाह। ये लगभग 5-6 प्रकार के विवाह के प्रकार जो है इनके समाज में पाए जाते हैं। भीलों में बहुपत्नी प्रथा भी पाई जाती है और जो विवाह का प्रस्ताव जो है वो वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को भेजा जाता है। तो विवाह का प्रस्ताव जो है वर पक्ष की ओर से जाता है। ठीक है। अब इसमें
नेक्स्ट है दापा प्रथा। तो आप ध्यान से देखें, ये मुख्य प्रश्न कई बार इनके समाज और संस्कृति से पूछे जाते हैं। तो दापा प्रथा क्या है? लड़के के पिता के द्वारा विवाह के समय जो कन्या का मूल्य जो है वो कन्या के पिता को दिया जाता है, उसे जो है दापा प्रथा कहते हैं। यानी दापा प्रथा लड़के के पिता के द्वारा कन्या का चुकाया गया मूल्य होता है। ठीक है। अब क्या है कि इनके समाज में कन्या का जो मूल्य जो है ना वो ज़्यादा बढ़ जाने के कारण जो है इनमें अपहरण विवाह का प्रचलन ज़्यादा होने लगा है, क्योंकि जो बील जो है वो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वो कन्या का मूल्य नहीं चुका पाते हैं, तो अब जो है लड़की को भगाकर यानी अपहरण विवाह भी इनमें ज़्यादा होने लग गए हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है गोल गंधेड़ू प्रथा। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार आया है। तो गोल गंधेड़ू प्रथा क्या है? भील समाज के अंदर जो युवक हैं, जो युवा व्यक्ति हैं, उनको विभिन्न अवसरों पर शूरवीरता या साहस का कार्य दिखाकर शादी हेतु युवती को चुनने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यानी गोल गंधेड़ू प्रथा में भील जनजाति के अंदर युवक कोई साहस का कार्य दिखाकर या शूरवीरता का कार्य दिखाकर जो है अपनी पसंद की युवती को चुनकर उसे विवाह करने का अधिकार पा सकता है। भील जनजाति जो है मुख्यतः प्रकृति की पूजा करते हैं, ये प्रकृति पूजक होते हैं। ये अपने कृषि यंत्रों उपकरणों की और अपने जो है जो देवी देवता हैं उनकी पूजा करते हैं। इनका भूत प्रेतों में भी विश्वास होता है। ये अंधविश्वासी प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर भी एक प्रश्न पूछा गया कई बार कि जो भीलों का जो बड़ा गांव है जिसे क्या बोलते हैं, पाल, तो पाल के मुखिया को क्या कहते हैं? गमेती कहते हैं। भीलों का बड़ा गांव जो पाल होता है, पाल का मुखिया जो व्यक्ति होता है उसे क्या बोलते हैं? गमेती बोलते हैं। ठीक है। इसी प्रकार भीलों के समाज में जो व्यक्ति मार्गदर्शक का कार्य करता है, ठीक है, उसे बुलावा कहते हैं। तो बुलावा का भी भीलों के समाज में जो है बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसके अलावा भीलों के समाज में जो जाड़ फूंक करने वाला व्यक्ति होता है, यानी जाड़ फूंक करने के बाद भूत प्रेतों को भगाने वाला जो व्यक्ति है उसे ये भोपा बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद भीलों के समाज में जो विभिन्न प्रकार के धार्मिक संस्कार हैं, उन संस्कारों को संपन्न करवाने का काम कौन करता है? भगत। ठीक है। तो भगत जो है धार्मिक संस्कारों को संपन्न करवाने का काम करता है। भील समाज में मृत व्यक्तियों को दफनाया नहीं जाता है, उनका दाह संस्कार किया जाता है। ठीक है। और ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया कि फायरे फायरे क्या है? तो फायरे फायरे जो है वो भीलों का रणघोष है। भीलों का रणघोष जो है वो फायरे फायरे है। ठीक है। भील जनजाति के जो प्रमुख त्योहार हैं उनमें होली और दीपावली। होली और दीपावली जो है भील जनजाति के प्रमुख दो त्योहार हैं। और इनके नृत्यों की बात करें, ये भी कई बार प्रश्न आया है कि भीलों के कोई दो प्रमुख नृत्यों के नाम बताइए। तो नंबर 1 घूमर और नंबर 2 गैर। तो ये भीलों के दो प्रमुख नृत्य हैं, घूमर और गैर। ठीक है। भीलों का जो प्रमुख मेला है वो है बेणेश्वर मेला। इस पर भी कई बार प्रश्न आया है। तो बेणेश्वर मेला जो है ये राजस्थान के दक्षिण में डूंगरपुर के अंदर माही नदी, सोम नदी और जाखम नदी, इन तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम बनता है। ठीक है। डूंगरपुर के बेणेश्वर नामक स्थान पर। तो इन तीनों नदियों के त्रिवेणी संगम पर जो है इनका प्रमुख मेला बेणेश्वर मेला लगता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। ठीक है। इसमें ये मुख्य रूप से भील जनजाति जो है शिव की आराधना करती है, शिव की पूजा करती है। ठीक है। इसके अलावा भील जनजाति जो है रात्रि के समय विभिन्न प्रकार के जो जागरण का कार्यक्रम भी इनके द्वारा होता है। या रात्रि के समय ये लक्ष्मी नारायण मंदिर में रासलीला का आनंद भी लेते हैं। प्यारे बच्चों, अंत में भील जनजाति का आधुनिक संस्कृति से संबंध किस प्रकार बड़ा है इसको हम देखेंगे। तो भील जनजाति का शहरी सभ्य समाज से अब लगातार संपर्क बढ़ने लगा है।
तो अब ये लोग कुछ होशियार या चालाक हो गए हैं। हालांकि अभी भी इनमें जो शिक्षा या साक्षरता का जो प्रतिशत है वो बहुत ही कम है, लेकिन अब जो भील युवक और युवतियां हैं वो आसपास के तहसील मुख्यालयों पर या जिला मुख्यालयों पर जो है वो शिक्षा प्राप्त करने लगे हैं। तो इनमें साक्षरता का प्रतिशत जो है निरंतर बढ़ रहा है। अब ये कृषि आधारित अर्थव्यवस्था या अखेट आधारित अर्थव्यवस्था से हटकर बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की ओर भी अग्रसर होने लगे हैं। जैसे भील युवक जो है वो शहरों में जाकर विभिन्न प्रकार की बाजार आधारित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो है चाय की दुकान है, साइकिल को ठीक करने की दुकान है, या मिस्त्री का काम है, ड्राइवर का काम है, या तेंदू के पत्तों को इकट्ठा करके छोटी छोटी ठेकेदारी के रूप में काम करना है। इन सभी काम को भी जो है भील युवक जो है करने लगे हैं। ठीक है। और शहरी क्षेत्र से इनके संपर्क बढ़ने से इनके पहनावे में यानी इनकी वेशभूषा के अंदर, इनके बोलचाल और रहन सहन में भी बदलाव आने लगा है। ठीक है। और जो भील युवा वर्ग है वो भी शहरी क्षेत्रों में जाकर जो है मेहनत मजदूरी का काम भी करते हैं। ठीक है। और जो राज्य सरकारें हैं वो भीलों के निवास क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सुविधाएं भी उपलब्ध करवा रही हैं, जैसे विद्यालय, चिकित्सालय, परिवहन की सुविधाएं, संचार और बैंकिंग से संबंधित सुविधाएं भी इनको अपने निवास क्षेत्रों में सरकार के द्वारा दी जा रही हैं। ठीक है। और राज्य सरकारें जो है भील जनजाति के जो निवास क्षेत्रों में जो है कुटीर उद्योग तथा वन एवं कृषि आधारित उद्योगों को भी बढ़ावा दे रही है। ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि आधुनिक संस्कृति से जैसे जैसे इनका भीलों का संपर्क बढ़ रहा है वैसे वैसे इनकी जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने अध्याय 2 में तीसरे पार्ट के अंतर्गत भील जनजाति का अध्ययन कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। और जो इसमें एक प्रजाति अभी हमारी शेष है गोंड जनजाति, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और आप सभी के कमेंट में भी आ रहा है कि सर अपने तीसरा चैप्टर भी शीघ्र आप शुरू करें। तो इस वीडियो के बाद हम इस लेसन का चौथा पार्ट गोंड जनजाति को देखेंगे और उसके बाद हम तीसरे लेसन पर आगे चलेंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू।